बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जरके में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान मगर मरकज़ी क़यादत और मीडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करने वाले सूबे की बात होगी। और हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला जनाब मीर सरफराज बुगटी साहब। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले अभी आपको चंद माह तो हो गए, कुछ तो कुछ मामलात को आपने समझा होगा, बलूचिस्तान का असल प्रॉब्लम क्या है? सलीम साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बड़े अरसे बाद याद किया हमें इस्लामाबाद में। देखिए, बलूचिस्तान के मसाइल जो हैं तो दो तीन ऐसे मसले हैं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को देखना चाहते हैं तो उसका मसला अलहदा है, गवर्नेंस को देखना चाहते हैं तो उसका मसला अलहदा है, अंडर डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं तो मसला अलहदा है। अब मुझे अंदाज़ा नहीं कि आपके सामीन का इंटरेस्ट लॉ एंड ऑर्डर पे है तो लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर लेंगे, बिकॉज ये सारे हमारा इंटरेस्ट उस पे है जिसमें बलूचिस्तान का इंटरेस्ट है। जी, बलूचिस्तान का इंटरेस्ट तो इसमें है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बलूचिस्तान लाइमलाइट पे आता कब है। लाइमलाइट पे आता ही तब है कि जब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डेवलप हो जाती है, खुदा न खास्ता लोग शहीद होते हैं, पाकिस्तानी बेचारे मारे जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो लाइमलाइट पे आता है। और हफ्ता 10 दिन लाइमलाइट पे रहने के बाद उसके बाद फिर वो पर्दे के पीछे चला और जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही होती हैं उसको मीडिया वगैरह कोई नहीं, उसका तो ना मीडिया का इंटरेस्ट है पॉजिटिव चीज़ें हाईलाइट करने का, और फिर हम इतने दूर हैं कि बिज़नेस दे नहीं पाते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मीडिया को तो बिज़नेस चाहिए और बलूचिस्तान के पास बिज़नेस देने को है नहीं। तो वो चीज़ जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में कहीं आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ कोई पर्सनल लाइजन पे आपसे रिक्वेस्ट कर ली, किसी और से कर ली, अदरवाइज़ वो मीडिया की नज़र से बहुत कम ही गुजरता है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ लॉ एंड ऑर्डर पे। जी सलीम भाई, देखें, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और आज तक मेरा मौक़िफ़ नहीं बदला कि देयर इज़ नो गुड एंड बैड वायलेंस। माजी में आप जैसे दोस्त कहा करते थे कि देयर इज़ नो गुड बैड तालिबान, तो कुछ लोग आपसे शायद इत्तेफाक नहीं करते थे। एक दिन आएगा कि लोग इस पर भी इत्तेफाक करेंगे कि देयर इज़ नो गुड एंड बैड वायलेंस। अगर आज रियलाइज़ कर लिया तो आज कर ले, नहीं तो कल करना पड़ेगा, अल्टीमेटली करना पड़ेगा, बिकॉज दुश्मन आपका चाहता क्या है। देखिए, उन्होंने 3 प्रॉन्ग्स बनाए हैं। वो आज़ादी चाहते हैं, बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो कि एक नामुमकिन ख्वाब है, लेकिन वो अपनी कोशिश किस तरीके से कर रहे हैं वो मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ। एक तो बंदूक उठाकर कि वो बंदूक के साथ मासूम लोगों के कत्ल गारत में शामिल हैं, पंजाबीज़ को मारते हैं, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, बलूचों को, ख़ुद को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, नेशनल एसेट्स को, वो बंदूक उठाकर उन्होंने अपना एक वायलेंस का मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाकर और फिर उन ग्रुप्स को इकट्ठा करके ये वायलेंस का बाज़ार गर्म किया हुआ है पिछले कई दहाइयों से। उसके बाद दूसरा प्रॉन्ग जो उसका सोशल मोबिलाइजेशन है कि उनके वो लोग जो मैं पहले दिन से लेजिटिमेट वॉइसेस कहता हूँ कि सेपरेटिस्ट को लेजिटिमेट वॉइस चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो ब्लू एरिया में खड़ा होकर उनके हक़ में तकरीर कर सके, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनके मौक़िफ़ के हक़ में तकरीर कर सके, वो जिन्ना रोड पे खड़े होकर उनके हक़ में तकरीर कर सके। एक तो वो लोग हैं जो सोशल मोबिलाइजेशन करते हैं और मुख्तलिफ एक्सप्लॉइट करके, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा टूल्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो रियासत और आवाम, जो बलूचिस्तान की आवाम है और बिलखसूस बलूचिस्तान का नौजवान है, उसको दूर करने की कोशिश जारी सारी रखते हैं। बिकॉज़ ये बात तय है कि किसी भी जगह पर इंसर्जेंसी या सेपरेटिस्ट मूवमेंट तभी कामयाब होती है कि जब आवाम जिस तरफ आवाम का झुकाव, तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि सोशल मोबिलाइजेशन के ज़रिए आवाम को वो अपने साथ मिलाएं और झूठ बोलकर रियासत के अगेंस्ट एक जज्बात भड़का कर एक नौजवान के और उनको रियासत के अगेंस्ट खड़ा कर दें। तीसरी चीज़ सोशल मीडिया का इस्तेमाल है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपने जहाँ देखा है सियासी तौर पे, सियासी गुंडों ने जिस तरह से उसको इस्तेमाल करके पूरे पाकिस्तान में अपना एक बयानिया जो है वो दिया है, इसी तरह उन लोगों ने भी बड़ी आसानी के साथ, जब हम ये कहा करते थे कि बलूचिस्तान में जो फ़ौजी सर्विसेज हैं उनका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, उसके पॉजिटिव इस्तेमाल को इनकरेज करना चाहिए और डिस्करेज करना चाहिए, तो आज सलीम भाई ये होता है कि हमारी वो बातें सारी जो हम आपके साथ पर्सनली करते थे वो आज सारी साबित हो रही हैं कि बेला में हम पर हमला होता है, वो 4G पे लाइव जो है वो चल रहा होता है, व्हाट्सएप पे उनकी कॉल चल रही होती है, अपने मास्टर से बात कर रहे होते हैं, उनको बूस्ट कर रहे होते हैं। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये ब्लेंड करके पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं। अब इसका रिस्पॉन्स क्या है? अब रिस्पॉन्स में भी उसके इसी तरह 3 प्रॉन्ग्स या 4 प्रॉन्ग्स जो रिस्पॉन्स है वो होना चाहिए। एक तो ये है कि ये बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि बाकी पूरे पाकिस्तान में बयानिया वो जारी करो जो बयानिया सेपरेटिस्ट को सूट करता है, नंबर 1। ठीक। नंबर 2 ये कि जो अनपैरेलल डेवलपमेंट है
इसको रूट कॉज समझ लेना। बाकी पाकिस्तान ये समझे कि बलूचिस्तान में सड़क नहीं है, बलूचिस्तान में शायद बिजली नहीं है, बलूचिस्तान अंडर डेवलप्ड है या अनपैरेलल डेवलपमेंट है, ये रीज़न है इस मारा मारी की, इस दहशतगर्दी की या सेपरेटिस्ट मूवमेंट की। मैं एग्री करता हूँ कि अगर हम आज पैरेलल डेवलपमेंट कर लेते हैं, जो कि सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि हम पैरेलल डेवलपमेंट बलूचिस्तान मदनी तो बलूचिस्तान की हमारे सूबे से ज़्यादा है मे बी। अब मैं जो आपको कह रहा था कि देखिए अगर कर भी लेते हैं तो क्या ये मोमेंट ख़त्म हो गया? आंसर इज़ नो। ज़रूर वो कॉम्प्लीमेंट करेगी रियासत को, जैसे आज अंडर डेवलपमेंट या अनपैरेलल डेवलपमेंट जो है वो हमारे रियासत को जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर रही है या दहशतगर्दों को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। कंसिस्टेंट है नहीं हम अपनी पॉलिसीज़ में बलूचिस्तान को लेकर, और कन्फ्यूजन देखें ना सलीम भाई, मेरा ये ख्याल है कि जब अब सूबाई हुकूमत ये शायद पेन ले रही है कि ये जंग हमारी है, लेकिन माजी में अगर आप देखें तो ऐसा महसूस होता था। जब मैं वज़ीर आला बना तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे पार्लियामेंट ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने, मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने, जुडिशरी ने, इंटेलिजेंशिया ने, सब ने डाइवोर्स कर दिए इस लड़ाई को कि ये लड़ाई सिर्फ फ़ौज और वो जो बलोच दहशतगर्द नहीं, जो दहशतगर्द हैं उनके अगेंस्ट है, हमारा इसका कोई लेना देना नहीं। ये लड़ाई हम सब की है, लड़ाई आपने लड़नी है, लड़ाई मैंने लड़नी है, मेरी रियासत की लड़ाई है। तो सूबाई हुकूमत पहली दफ़ा एक ऑनरशिप के साथ जा रही है कि ये लड़ाई हमारी है। हम दहशतगर्दों के साथ उस तरह निपटेंगे जिस तरह वो हमारे साथ निपट रहे हैं। हाँ, जो आम बलोच है, जो नौजवान है, उसको गले लगाने की ज़रूरत है। उसकी जो नौकरियां बिक रही थी उसका सिलसिला हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज रोका है। मेरिटोक्रेसी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बलूचिस्तान में, उसको गले लगाने की ज़रूरत है। और उसको मैं बार बार ये कहता हूँ, आपकी तौसत से भी कह रहा हूँ कि अगर मेरी बैड गवर्नेंस की वजह से या मेरी करप्शन की वजह से या पॉलिटिकल जमातों की वजह से या हुकूमतों की वजह से आपकी कोई दिल आज़ारी है, तो हुकूमत से तो नाराज़गी बनती है। रियासत से जो नाराज़गी का अंसर है, इसको कम करने की ज़रूरत है। और तभी मुमकिन है कि जब हम नौजवान के साथ। मीर साहब, ये आपके मुकाबले में बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन की अक्सरियत वो उनकी हमनवा क्यों है? देखिए, एक तो ये कब कहा जाता है कि हक़ के साथ जो है वो अक्सरियत होती है। अबू जहल के साथ ज़्यादा लोग थे। ये हक़ और बातिल है। हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस की दो मजबूरियाँ हैं। हमारे जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स हैं उनका पॉलिटिकल कैपिटल जा रहा है। उनको पता है कि अगर वो इस मौक़िफ़ के साथ आ जाएंगे, प्राइवेटली वो कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन पब्लिकली उनका स्टैंड ज़रा इसलिए मुख्तलिफ होता है कि उनको यह शक है या ये डर है कि उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो लूज़ हो रहा है। बिकॉज ये पॉपुलर नैरेटिव नहीं है। पॉपुलर नैरेटिव तो ये फ़ौज को गाली दे दें, रियासत को गाली दे दें, आपकी पॉपुलर देखिए, हमारा भी पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ हो रहा है, लेकिन मेरा पॉलिटिकल कैपिटल रियासत से अहम नहीं है। मैंने ये तहैया कर ली है। कुछ लोग अभी तक इस कन्फ्यूजन के शिकार है कि रियासत अहम है या उनका पॉलिटिकल कैपिटल अहम है, तो अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इंपॉर्टेंस देते हैं और नैरेटिव वो वाला लेते हैं कि जो नैरेटिव पॉपुलर होता है। जो अनपॉपुलर नैरेटिव है, जो कि हक़ का नैरेटिव है, उसके साथ कम लोग हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रियलाइज़ होता जाएगा और मुझे यकीन है कि ये लोग भी फ़ैसला अपना चेंज करेंगे। अच्छा, ये जो बात की जाती है कि जी उनसे ताकत के इस्तेमाल की बजाय मुज़ाकरात किए जाएँ, तो उससे मुराद क्या होता है कि किन के साथ मुज़ाकरात की जाए? देखिए, यही तो मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ इस पर कि मैं मुज़ाकरात किस से करूँ। मुज़ाकरात अगर आपने करने हैं दहशतगर्द टोले से, जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, वैसे तो प्रिंसिपली भी आपको पता है कि मैं डायलॉग चाहे टीटीपी के साथ हो, चाहे इस दहशतगर्द तो दहशतगर्द है, उसकी कौन सी कौम है। वो जो रियासत को तोड़ना चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान मिलकर टीटीपी रियासत को तोड़ना भी नहीं चाहती है, वो सिर्फ निज़ाम बदलना चाहती है। निज़ाम बदलना चाहती है, वो तो रियासत को तोड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि टीटीपी की इंसर्जेंसी है, वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है, उसको ज़्यादा उस तरीके से हैंडल करना चाहिए। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, आप अगर डायलॉग करना चाहते हैं, आपके साथ डायलॉग करने को तैयार कौन है? नो वन इज़ विलिंग टू टॉक। और वो क्या कहते हैं कि आप उनकी स्टेटमेंट्स देख लें। मैं अभी रिसेंटली 1987 का एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको भेजूंगा। उस वक्त जो वो इंटरव्यूअर है, वो शेरो मरी का इंटरव्यू करता है, सरदार अताउल्लाह खान मैंगल का इंटरव्यू करता है, मीर गौस बख्श बजिंजो साहब का इंटरव्यू करता है। आप देखिए 87 में भी वही बातें थी, अभी भी वही बातें, सिर्फ फ़र्क इतना है कि अभी कहा जी मुशर्रफ ने ये कर लिया, मुशर्रफ ने वो कर लिया। नवाब भुट्टी साहब की आप मिसालें दे दें जी, सारा पाकिस्तान, सारे एंकर जिससे बात करो जी, वो नवाब साहब की हलाकत के बाद या उनकी फौतगी के बाद या उनके कत्ल के बाद ये हालात ख़राब हुए। नवाब भुट्टी ने ख़ुद 21 जून 2002 को पहला फरारी कैंप बनाया था। तो वो रियासत से लड़ने वो गए थे,
ये चॉइस उनकी थी कि मैंने रियासत से ऑपरेशन भी पहले नवाब भुगटी ने किया था। जी बिल्कुल, लड़ाई पहले नवाब साहब ने शुरू की और उसके बाद मैंने आपको कहा 2002 में तो कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा था। 2002 के सरदार अख्तर मेंगल की तकरीर में भी आपको, अगर आप चला सकते हैं तो मैं आपको देता हूँ, उन्होंने तकरीर में कहा कि पंजाबियों का कत्ल जायज़ है। उस वक्त तो कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रही थी। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ जलील रेखी साहब जो इनके फर्जंद हैं मामा कदीर के, उनकी एक तकरीर यूट्यूब पे मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये धरती 2002-3 की बात करो, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, कि ये धरती खून मांग रही है, या हमारा खून गिरेगा या दुश्मन का। और फिर उससे इम्पॉर्टेंट एक और बात भी वो उसी तकरीर में कहते हैं कि ये रियासत, ये लड़ाई जो है रियासत ने शुरू नहीं की, ये हमने शुरू की है और इसको ख़त्म भी हम करेंगे। तो वो रियासत को तोड़ना चाहते हैं। हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस्लामाबाद में आके लगता है या लाहौर में या बाकी पाकिस्तान में, ये कन्फ्यूजन है और ये देयर इज़ नो गुड एंड बैड वायलेंस। आज रियलाइज़ कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो किसी एक दिन तो सबको करना पड़ेगा। अच्छा है, सबको करना पड़ेगा। नाज़रीन, सरदार अख्तर मेंगल का जिक्र हुआ है एक ख़ास तनाजुर में, तो अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो ये फ़ोरम उनके लिए हाज़िर है। और हम एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। नाजरीन, हमारे साथ आज के जिरगे में मेहमान है वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब मीर सरफराज भुगटी साहब। ये जो कहा जाता है कि जी असल मसला सरदारी निज़ाम है, तो सरदारी निज़ाम का कितना कंट्रीब्यूशन है बलूचिस्तान की हालात की ख़राबी में? देखिए सलीम भाई, दुनिया में जो गवर्नेंस के मॉडल हैं जो पिछले 200 साल 300 साल से चल रहे हैं, कहीं डेमोक्रेसी है तो कहीं मनाक है तो कहीं इस्लामी खिलाफत है और कहीं बादशाहत है, तो इस तरह के ये निज़ाम है जिससे आप लोगों पे गवर्न कर रहे होते हैं। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बलूचिस्तान के चंद अज़ला, बल्कि ज़्यादातर अज़ला, पश्तून बेल्ट अलहदा और बलोच अलहदा और ब्रावी, वहाँ पर अलहदा ट्राइबल सिस्टम थे। ये सरदारी सिस्टम कतन नहीं थे, ये ट्राइबल सिस्टम थे। और ट्राइबल सिस्टम में स्पीडी जस्टिस होता था, आप पार का जो बैलेंस होता था वो रहता था, कबाइल एक दूसरे के साथ कलेक्टिव पनिशमेंट पे बिलीव करते थे, कलेक्टिव रिवॉर्ड पे बिलीव करते थे। उससे जो ये मारा मारी थी ये बड़ी थोड़ी होती थी और वो कबायली निज़ाम जो था वो अपनी मौत आप मरता गया। और उस मौत में मरने में सबसे बड़ा किरदार उस कबीले के सरदार का भी था कि सरदार ने जहाँ उसको उस कबायली निज़ाम चलाना था उससे उसको कन्वर्ट कर दिया सरदारी निज़ाम में। बिकॉज उसको सरदारी निज़ाम की ज़रूरत कब महसूस हुई कि जब डेमोक्रेसी आई, उसको वोट लेने पड़ गए, उसने इक़्तिदार में जाने को ज़्यादा अहम समझा अपने कबीले से, तो उसने फिर उस सरदारी निज़ाम को कबायली निज़ाम को चेंज करके सरदारी निज़ाम कर दिया ज़्यादातर इलाक़ों में। और वो फिर सरदारी निज़ाम में जब चेंज हो गया तो वो अब एक ऐसा मिक्स हो गया कि ना वो जमहूरियत रही ना वो कबायली निज़ाम रहा, एक बलूचिस्तान ट्रांजिशन में है। तो अब मैं समझता हूँ बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि सरदारी निज़ाम का ख़त्मा हो जाना चाहिए, तो अब सरदारी निज़ाम की गुंजाइश, अपनी मौत आप भी मर रहा है और रियासत को भी अहम इक़दाम करने चाहिए। मामला क्या होता है कि जब सरकार और सरदार का नेक्सस हो जाता है तो वहाँ पर फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। अच्छा। वहाँ पर फिर फार जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है और ये सरदार और सरकार के नेक्सस की वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ आते हैं कि जो फिर कभी किसी प्रोग्राम में। एक बड़ी वजह गैर मामूली करप्शन नहीं है? कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में करप्शन जो है वो बाकी सूबों से भी ज़्यादा है और करप्शन को वहाँ पर तकरीबन जायज़ भी समझा गया है, जायज़ समझा जाता है आज के दिन भी। अगर मैं बैज़त वज़ीर-ए-आला आप मुझे कहें तो सबसे बड़ा मसला आपका क्या है या सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे बड़ा चैलेंज ही मिस गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस और करप्शन है। और हर शख्स कहना मुनासिब नहीं है, अब हो सकता है मेरी नाक के नीचे बैठे भी लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। सो अब ये तो, जो सारे उस सूबे के रहने वाले वज़ीर, मुशीर, ब्यूरोक्रेट या ज़्यादा से ज़्यादा पख्तून होंगे या बलोच होंगे, तो फिर तो उन लोगों के हक़ को अगर कोई कहा रहा है तो वो तो अपने कहा रहे हैं। देखिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी ये टीचर्स की भर्ती थी, पूरे बलूचिस्तान को पता है कि टीचर्स की भर्ती के जो हमारी हुकूमत से पहले एडवर्टीज़मेंट हुई, फिर एक ख़ास यूनिवर्सिटी से उसका वो भी हुआ, टेस्ट लिए गए, दुनिया को पता है कि उस पर पैसे लिए गए। हमने आके रेजिस्ट किया और उसके लिए कमेटीज़ बनाई ताकि पैसों को डिस्करेज किया जाए। जब एक बलोच नौजवान या पश्तून नौजवान, बलूचिस्तानी नौजवान वो बेचारे की नौकरी 5 लाख में 10 लाख रुपए में ख़रीदता है तो फिर उसकी वफ़ादारी रियासत के साथ कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दो के होनी चाहिए, आर्टिकल 5 कहता है इट इज़ अनकंडीशनल, लेकिन स्टिल हमने क्या किया कि देखें सलीम भाई,
करप्शन के रास्ते हैं। आप एक टीचर भर्ती कर रहे हैं जिसने अलिफ अनार बे बकरी पढ़ानी है, जो आज भी वही पढ़ाया जा रहा है जो आज से 20 साल 30 साल पहले एजुकेशन थी। देयर इज़ नो क्वालिटी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल में यही पढ़ाया जाना है। अब उसके लिए आप टेस्ट रखेंगे, फिर इंटरव्यूज़ रखेंगे, क्यों रखेंगे? ताकि मिडिल मैन बीच में पैसे ले। हमारी हुकूमत ने क्या किया, हमने आके फैसला किया कि नहीं, आपका मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, इन तीनों के नंबर्स मिला है, जिसके नंबर ज़्यादा है वो मेरिट है। 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है, हाजिर हो रहा है, स्कूल में प्रेजेंट है, तो वो आगे टीचर कंटिन्यू करेगा, नहीं तो 18 महीने के बाद नया बंदा आ जाएगा उसकी जगह पर। और फायरिंग आसान कर दिया उधर लोकल लेवल पे, उस हेडमास्टर को, उस डिप्टी कमिश्नर को ये अख्तियार दे दिया कि अगर कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है, टीचर पढ़ा नहीं रहा है, आ नहीं रहा, तो आप मुझे बताएं कि ये ज़्यादा आसान है कि जिसने इतनी छोटी सी बेसिक प्राइमरी पढ़ानी है, उसके लिए भी हमने टेस्टिंग सिस्टम्स रखे हुए हैं। उसकी वजह यही है कि ताकि लोग करप्शन कर सकें। तो हम कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कतन दावा नहीं कर रहा हूँ कि हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन एटलीस्ट एक कोशिश ज़रूर है कि अपनी तई एक मेहनत ज़रूर कर रहे हैं। गोस्ट टीचर भी आपकी गोस्ट टीचर्स देखें ना, वो टीचर्स जो पिछले 10-10 साल से एब्सेंट हैं, कई टीचर्स हैं जो मुल्क से बाहर हैं। एक डॉक्टर साहिबा हैं जो कहीं ना कहीं एफिलिएटेड BYC के साथ, ये जो बलोच यकजहती कमेटी है, इनके एक रिलेटिव उनके कर्ता धर्ताओं में से, शी इज़ इन कनाडा, और वो 10 साल से डॉक्टरी की तनख्वाह जो है वो बलूचिस्तान से ले रही थी। तो मेरा दुख ये है कि आपने गवर्नेंस का ये कौन सा मॉडल इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अगर आप उसको अभी देखें, कोलिशन पार्टनर्स हैं, फिर बलूचिस्तान में आपको पता है कि बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और MPs का अभी ये जो माहौल होता है वो बाकी पाकिस्तान में उस तरह नहीं है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ग्रो किया है। हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अनफॉर्चुनेटली ना HR में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना बलूचिस्तान उनका इंटरेस्ट रहा है। अभी माँ सवाए जरदारी साहब के कि वो तशरीफ़ लाए हैं, वो 4 रातें वहाँ पर उन्होंने गुजारी हैं। इसी तरह अब हमने बिलावल साहब को बुलाया था, वो 2 रातें रह के गए हैं। अभी हमने बुलाना शुरू किया, जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो तशरीफ़ लाए, 2 रातें रह के गए। तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी तक नहीं आए। वज़ीर-ए-आज़म साहब आए, 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा आए, 1 दफ़ा गवादर आए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा कोयटा तशरीफ़ लाए, लेकिन रात नहीं रुके। और हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट होती है, बार बार होती है कि आप आएँ, रात रुकें। बल्कि फेडरल गवर्नमेंट से अभी ख्वाजा आसिफ साहब आए थे। मैं तो सब दोस्तों को कहता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट से, चाहे वो हमारी जमात के लोग हों, चाहे मुस्लिम लीग के लोग हों, इवन मौलाना फजल रहमान साहब को मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, आप लोग आएँ, आप 2-2 दिन 3-3 रातें गुजारें, लोगों से मुलाकातें करें, बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। आपको पता है अभी हमने 13 अगस्त को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया हुआ था, नेशनल असम्बली के स्पीकर आए हुए थे, सारे प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स को, 2-2 मेंबर्स को बुलाया हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, पंजाब से, सिंध से। तो वो एक मैसेज जाता है कि ये सूबा जो है वो पाकिस्तान का जो है वो दिल है। अच्छा, ये टोटल बिलेटेड की तादाद कितनी होगी? देखिए, एक्यूरेट तादाद का तो फिगर करना मुनासिब नहीं है। अंदाज़न 3 से 4 हज़ार लोग तो होंगे मेरा ख्याल है। 3 से 4 हज़ार लोग। उधर फ़ौज है, FC है, पुलिस है, ये सब उनका मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए सलीम भाई, इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर जो होती है ना, वो बड़ी मुश्किल वॉर होती है। ये ग्रे में सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं। ये एनिमी और दुश्मन इस तरह नहीं है कि ये बॉर्डर है, इसके उस तरफ सारे जो हैं वो दुश्मन है, इस तरफ वाले सारे दोस्त हैं। इट इज़ वेरी इजी। जब जंग आप ग्रे में ऑपरेट कर रहे होते हैं, सोसाइटी के अंदर से लोग आपके साथ लड़ रहे होते हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं तुर्बत गया रिसेंटली, वहाँ पर IGFC साहब ने मुझे एक ब्रीफिंग दी, एक वीडियो दिखाई। उस वीडियो में एक आदमी आता है, ये ग्राउंड रियलिटीज़ है। अब इसको अंडरस्टैंड कोई यहाँ इस्लामाबाद बैठ के नहीं कर सकता है। तुर्बत का जो कैंटोनमेंट है, सॉरी, जो FC का किला है, वो आबादी के अंदर है, और वहाँ पर एक आदमी आता है, वो कोने में खड़ा होता है, रॉकेट लॉन्चर उसके पास है कंधे पे, साइड पे दुकान है वो खुली हुई है, साइड पे मोटरसाइकिल चल रहे हैं, दिन का समा है, एक नॉर्मल वो है, वो आता है, रॉकेट मारता है और FC के किले पे। जब वहाँ से जवाबी फायर आता है तो जाहिर है वो फिर आबादी के अंदर आता है। तो वो फिर हमारी जो फोर्सेस हैं वो तो बड़ी रीज़नेबल किस्म की रिस्पॉन्स देते हैं, बिकॉज आगे भी तो अपने लोग हैं। अब वो एक शख्स दहशतगर्द है, जो दुकान में बैठा हुआ है वो तो दहशतगर्द नहीं है। जो फायर जाएगा तो उस दुकान वाले को भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। फिर गोरिल्ला वॉरफेयर है कि आपने, रियासत ने या हुकूमतों ने एक एक इंच को प्रोटेक्ट करना होता है, और उन्होंने आके किसी एक इंच को ब्रीच करना होता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि रिसेंट जो इंसिडेंट हुए हैं उसमें उन्होंने सिर्फ एक जगह मिलिट्री को सिलेक्ट किया कि जहाँ पर FC का किला था बेला में, लसबेला में, वहाँ पर वो 7 सुसाइडल बॉम्बर्स के साथ गए, लेकिन नुकसान क्या किया, जस्ट 3 सोल्जर्स जो शहीद हुए हैं। सॉफ्ट टारगेट उन्होंने बसों से जो उतारे, जो ट्रेवलर्स थे,
उनको बेचारों को उठा के, तो वो तो अब सॉफ्ट टारगेट है, आते हैं, बसें जा रही हैं, 8-10 बसों को रोकें आप, उसमें लोग ट्रैवल करते हैं, इस सूबे के उस सूबे के, उसमें से निकालते हैं और आधे घंटे शुरू में ये खुदकुश हमलों का रुझान नहीं था बलूचिस्तान में, ये टीटीपी की स्पेशलिटी समझी जाती थी। तो अब कहीं टीटीपी और दाइश की इनके साथ कोऑर्डिनेशन हो गई है या हो रही है? देखिए, इस तरह की तो बातें बहुत अरसे से थी कि जब मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ सलीम भाई के अंडरस्टैंड ये करने की ज़रूरत है कि ये जितने तंजीमों के आपने नाम लिए, ये सारे प्रॉक्सीज़ हैं, ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है। और किसकी प्रॉक्सीज़ हैं एवरीवन नोज़। रियासत पाकिस्तान के पास सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी मौजूद हैं, सॉलिड एविडेंसेस भी मौजूद हैं कि ये सब इंटेलिजेंस ड्रिवन और रॉ ड्रिवन है। जब रॉ ड्रिवन है, जब सबकी मैं कहता हूँ नानी एक है, तो ये हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल सर्कमस्टांशियल एविडेंस की मैं बात करता हूँ, बलोच लिबरेशन आर्मी वाले या बलोच बीहेडिंग नहीं करते थे। अब रिसेंटली 1-2 वाक़यात हुए जहाँ उन्होंने ये काम किया, तो ये टीटीपी करती थी, इसी तरह सुसाइडल टीटीपी करती। सो इन सब का मर्जर जो है वो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। ठीक। और अभी इस पे काबू पाने के लिए ज़ाहिरी बात है कि आप लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए भी वो तैयार नहीं है जी। ठीक, ऑपरेशन के हक़ में भी लोग नहीं हैं, तो आप लोगों के पास रास्ता क्या है? यही तो कन्फ्यूजन है जी। हाँ। देखिए, एक तरफ कहते हैं कि जब चेक पोस्टें लगाते हैं तो वही उनका जो प्रोपेगेंडा टूल वाले लोग हैं, जिनको मैं लेजिटिमेट वॉइस कहता हूँ, आप अंडरस्टैंड करें, ये अब थ्योरेटिकली प्रूवन है कि अगर आपने कहीं अपनी इंसर्जेंसी कामयाब करनी है, अपनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट कामयाब करनी है, तो उसके 3-4 कंपोनेंट्स हैं। एक ये कि आपकी रिक्रूटमेंट जारी रहे, एक ये कि आपका जो लॉजिस्टिक है वो जारी रहे, और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो फोर्स उसको काउंटर कर रही है, उस फोर्स को आप मिलाइन कर दें, उसको बदनाम कर दें, इस हद तक बदनाम कर दें कि वो न सिर्फ सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो, बल्कि वो खुद भी बैकफुट पे चला जाए। तो आप मुझे बताएं, जब चेक पोस्ट लगाते हैं तब भी एतराज़ करते हैं, ना लगाएं तो वो आके बसों से लोगों को शहीद करके मार जाते हैं, ऑपरेशन करें उस पर भी एतराज़ है, न करें तो वो आके हमले करने लग जाते हैं। अब देख रहे हैं हमने अपीसमेंट की। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट मुझे तो अपने थॉट्स में कोई शक नहीं है कि जब यहाँ पर इमरान खान साहब का दौर था, आप तो गवाह हैं कि मैं इमरान खान साहब के पास जाके यही बातें करता रहा हूँ कि, और जो उस वक्त इधर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराह थे, मैंने उनसे भी यही बात कही कि जी आप यहाँ पे अगर टीटीपी को जिस तरह छोड़ा गया, उस तरह वहाँ पर बलोच मिलिटेंट्स को छोड़ा गया। कई कमांडर्स हैं जिनके हम नाम दिए जा सकते हैं, उनको छोड़ रहे थे उस वक्त। तो हम कहते थे कि जी आप क्या, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? अगर ये हम कंसिस्टेंट नहीं रहे, और फिर कहा जाता है कब तक लड़ेंगे? भाई हमारा मुल्क है, मशर तक लड़ेंगे। हमें जब तक लड़ाई का कहा जाएगा हम तब तक लड़ेंगे। और हमारी फाइटिंग आर्म को अगर इस तरह हम कंफ्यूज कर दें कि आप कब तक लड़ते रहेंगे, उनका काम लड़ना है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापसी पे मज़ीद बातें होंगी सरफराज बुगटी साहब के साथ एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे मेहमान हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला जनाब मीर सरफराज बुगटी साहब। बुगटी साहब, एक चीज़ उनकी जेन्युइन नहीं लगती, उनके मिसिंग पर्सन। आज भी अख्तर मैंकन साहब ने बात की है ना, तो उनके मिसिंग पर्सन आप कहाँ से ला के देंगे? देखिए सलीम भाई, अब मिसिंग पर्सन जो है ना, इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर एक शख्स भी मिसिंग है तो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन इस सब्जेक्ट को जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि इसको प्रोपेगेंडा टूल का हिस्सा बनाकर रीजन में, क्या सिर्फ बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स हैं? आपके केपी में मिसिंग पर्सन्स नहीं है? उधर भी गलत है। गलत, मैं तो कह रहा हूँ कि एक भी जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन उसको जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है रियासत के अगेंस्ट, ये अब करना पड़ेगा कि सेल्फ डिसअपीयरेंस, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस में फ़र्क है। उस फ़र्क को कौन आइडेंटिफाई करेगा? और फिर अगर कोई मिसिंग है तो ये कौन इसको इस्टेब्लिश करेगा कि ये किसने मिसिंग किया है? क्या है ये कोई वॉरलॉर्ड मिसिंग कर गया है, कोई किसी लड़ाई में मिसिंग हुआ है, कोई ये जो तंजीमें बनी हुई हैं, दहशतगर्दों ने लोगों को मिसिंग किया हुआ है, स्टेट के इदारों ने मिसिंग किया हुआ है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए देयर इज़ अ मैकेनिज़्म। उस मैकेनिज़्म के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक कितने लोग मिसिंग हैं। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि मिसिंग पर्सन का हल भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है कि आप इसके लिए कोई जो हार्ड कोर टेररिस्ट हैं उनकी सज़ाओं के लिए कोई तरीक़ाकार बनाएं, कोई एडमिसिबल एविडेंसेस जो हैं, जो जिसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस है, जिसमें कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उस सारे किस तरीके से उसको काउंटर करना है,
वो तो पार्लियामेंट ने उसका रास्ता निकालना है। उसके लिए अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं टेट्रा E1 की, कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी अमेंडमेंट हो कि जिसमें केपी में एक मॉडल था जिसमें लोगों को रखा जा रहा था और फिर उनको उनकी फैमिलीज़ को पता था कि वो लोग उन सेंटर्स में हैं, तो इस तरह के कोई सेंटर्स बनने चाहिए। हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इक्विप्ड करके ये लड़ाई के लिए भेजना है। जब हम उनके टूल्स ही छीन लेते हैं उनसे, तो वो क्या लड़ाई लड़ेंगे, किस तरह जाके लड़ेंगे? और हमारी अदालतों का, उसमें अदालतों का नहीं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, हमारे लॉज हैं, स्पेशल मय्यज़, स्पेशल एनवायरनमेंट में स्पेशल मय्यज़ लेने पड़ते हैं। हमने कौन से स्पेशल मय्यज़ लिए? आपके अगेंस्ट एक मुकम्मल ऑर्गेनाइज्ड किस्म की जंग चल रही है, आपको उस तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, बलूचिस्तान की फ्रैजिलिटीज़ को सामने रखी। लेकिन आप जब अदालतों की कमज़ोरी की बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप मान नहीं जाते कि हाँ रियासत ये काम कर रही है मिसिंग पर्सन का? देखिए, मैं तो कतन किसी के बारे में ये नहीं कह सकता हूँ, इस्टेब्लिश ही नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास वो टूल्स ही नहीं है कि मैं इस्टेब्लिश करूँ कि रियासती इदारों ने किए हैं, किसी और ने किए हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये लड़ाई लड़नी है, अगर आपने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, तो उसके लिए कोई स्पेशल लॉज आपको चाहिए। नॉर्मल लॉज के साथ आप ये दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ सकते हैं। और ये इस्टेब्लिश कर लेना, फिर काउंट का बड़ा मसला है कि ये डाइसी सब्जेक्ट बन गया है कि इसका काउंट क्या है। कोई कहता है 4000 हैं, कोई कहता है 5000 हैं, होम डिपार्टमेंट की लिस्ट कहती है कि इतने हैं। फिर जो आपने रियासत ने कमीशन बनाया, उस कमीशन ने तो 80% केसेस आपके रिजॉल्व कर दिए मिसिंग पर्सनस के, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अब आप देखें कि फ़र्ज़ करें कि BYC है, जब BYC अपने हमारे साथ मुज़ाकरात करती है, तो उन मुज़ाकरात में तो कई मिसिंग पर्सन का जिक्र नहीं होता। लेकिन अभी तो इख्तियार आपको दिया गया है, तो ये जो आप बता रहे हैं, तो आप इस सूरत हाल को काबू में लाने के लिए क्या कर रहे हैं? कोई स्ट्रेटजी है, कोई लाएअमल आपने बना दिया है या बना रहे हैं? हमने एक डिटेल स्ट्रेटजी बनाई है जी, 2 किस्म के। जिस तरह वहाँ उस प्रॉन्ग्स में, तो हम भी 3-4 प्रॉन्ग में ये काम कर रहे हैं। उसमें से एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जिसका अपना एक लॉ ने उनको अख्तियार दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर शक है किसी पर, तो रियासत ने आपको कानून दिया हुआ है कि शक की बुनियाद पर आप उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते, आप उसको 4th शेड्यूल में डालेंगे। आजकल ये 4th शेड्यूल का आप चर्चा सुन रहे हैं। मुझे शक है सलीम खान साफ़ी पे कि ये रियासत के ख़िलाफ़ कुछ काम कर रहा है, तो मैं आपको 4th शेड्यूल में डाल के आप पर रडार लगाऊंगा ना। अगर मुझे यकीन हो जाए कि आप ये काम करें, फिर तो मैं आपको अरेस्ट करके जाके आपकी प्रोसिक्यूशन करा दूंगा। तो मुझे शक है तो आप अपनी ज़िंदगी भी उस तरह गुजारेंगे, लेकिन साथ साथ आप मेरे पास भी ताने में आएंगे, मुझे भी पता चलेंगे कि आपकी मोमेंट क्या है, आप किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। तो ये लॉ हमें इसकी इजाज़त देता है। तो एक तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। दूसरा ये है कि हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के, क्योंकि फ्रंटियर कोर फेडरल गवर्नमेंट की सब्जेक्ट है, हमने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ है, हम स्मार्ट काइनेटिक अप्रोच, कोई मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है बलूचिस्तान में। उस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप एक कोने में ब्रिगेड डालें और दूसरे कोने से जाके निकल जाए। आप स्मार्ट काइनेटिक तरीके से इसको लीड लेंगे हम इंशाल्लाह ताला। हमारी 2 चीज़ें, एक वो हैं जो हिडन लोग हैं, जो अर्बन सेंटर्स में हैं, उनके लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। जो सामने है उसके लिए तो IBO की भी ज़रूरत नहीं है। हमें जिन्होंने मिलिटेंट्स हैं, जिन्होंने हथियार उठाए, जो मासूम लोगों को कत्ल करे, उनके अगेंस्ट हम काइनेटिक जाएंगे। जो सबवर्जन हो रही है, विच इज़ वेरी डेंजरस, मुझे तो मिलिटेंट से ज़्यादा, मिलिटेंसी से ज़्यादा सबवर्जन ख़तरनाक लगती है। उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट लीड लेगी। नैरेटिव की ज़रूरत है, फेडरल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट का जो पैराडाइम है उसके साथ साथ चलना है। उसके लिए देयर आर सो मैनी मेजर्स विच वी आर ट्राइंग कि हम वो मेजर्स लें और उस चीज़ को बेहतर करें। ये एक अजीब रुझान सामने आ गया कि पहले बलोचों की लड़ाई में ख़वातीन पे हाथ नहीं डाला जाता था, लेकिन अब हमने देखा कि 2-3 खुदकुश हमले ख़वातीन ने किए। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये दहशतगर्द, जब मैं कहता हूँ ना कि इन्होंने पंजाबी नहीं मारे हैं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी मारे हैं, बलोचों ने पंजाबी नहीं मारे हैं, बार बार जब मैं इसका तज़किरा करता हूँ, क्यों करता हूँ? इसलिए कि अब इन दहशतगर्दों का कोई बलोच कल्चर से लेना देना नहीं है। बलोच कल्चर इन चीज़ों की इजाज़त ही नहीं देता जो ये लोग कर रहे हैं। बलोच कल्चर में कब किसी हमसाये को, कब किसी मुसाफिर को, मासूम आदमी को उसकी फैमिलीज़ के सामने औरतों से छीन के जाके उनको गोलियां मार दी जाती हैं, ये कौन सा बलोच कल्चर है? ख़वातीन को आगे करना, अभी जैसे आपने देखा कि ये पिछले दिनों जो एहतजाज थे गवादर में, हमने सिर्फ एक काम किया सलीम भाई, मैंने पूरे इस पर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को कहा कि किसी खातून को अरेस्ट नहीं करना। और वो क्या करते हैं, प्रोवोक करते हैं पुलिस के सामने जाके, वो ख़वातीन आगे जाती है। तो कौन बलोच रवायात का पासदार है, मैं या वो? मैं बलोच की बच्ची को, जो हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए 200 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, मैं बलोचिस्तान की बच्चियों को
PhD कराना चाहता हूँ, बल्कि भेज रहा हूँ 2500 बच्चों को और बच्चियों को मैं भी भेज चुका हूँ, स्कॉलरशिप्स दे चुका हूँ दुनिया की 200 यूनिवर्सिटीज़ में, और आप उनको खुद कुछ बना रहे हैं। तो कौन बलोच रवायात की पासदारी कर रहा है? ये बलोच रवायात के पासदार नहीं है, इनका बिल्कुल दहशतगर्दों का मैं कहता हूँ ना कोई कौम है ना कोई कबीला है। लेकिन एक उनको ये एतराज़ है कि हमारे वसाइल को बाहर ले जाया जा रहा है और बाहर से पंजाब से लोग आते हैं, सिंध से लोग आते हैं, और वो हमारे वसाइल को वो माइंस की शक्ल में हो, वो किसी और शक्ल में हो, उनको वहाँ ले जा रहे हैं, उससे ख़ुद इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। ये तो हकीकत है ना। देखिए ना सलीम भाई, मैं ख़ुद इसका बड़ा एडवोकेट हूँ कि जहाँ से मादनियात निकल रहे हैं, जहाँ से ये बहुत माइनिंग हो रही है, वो माइनिंग कौन कर रहा है? 99.99% बलूचिस्तान के लोग माइनिंग कर रहे हैं। अब जहाँ तक गैस की बात है, अब 1952 में गैस आई, उस वक्त गैस की जो ज़रूरत थी या जिन कंपनीज़ ने गैस लगाया था, उसकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी क्या है? वो रहीम यार ख़ान के उसमें जाएगी, सुई से नज़दीक है, या उसने क्वेटा आना है, जो कि क्वेटा आना चाहिए, बिल्कुल मैं उससे डिसएग्री नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा सेंस भी प्रिवेल करना चाहिए कि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है। ये तो ऐसे ही है कि फिर मैं ऐसे बोलूँ कि ये जितने बड़े बड़े सरदार साहबान हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, इन सब की माइंस हैं, ये अपने कराची में क्यों जाके बेच रहे हैं? वहीं बलूचिस्तान में बेचे ना, बलूचिस्तान में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए कराची में जाके बेच रहे हैं ना। तो ये एक अब मेरा सेब होता है बलूचिस्तान में, क्यों जाके मैं लाहौर में बेचता हूँ? बलूचिस्तान की मौजूदा ये जो सूरत हाल है, इसमें CPEC का कितना अमल दखल है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि CPEC हमारा एक इकोनॉमिक फ्यूचर है। गलती हमसे ये हुई है कि हमने काम कम किए, बातें ज़्यादा की है, और जब आप काम कम करें, बातें ज़्यादा करें, तो उसका रिज़ल्ट यही होता है कि डेवलपमेंट के जो समरात हैं उस तरीके से लोगों को नहीं पहुंच पाए जिस तरीके से पहुंचने चाहिए। इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है आपके रीजन के, वो ज़ाहिर है CPEC के साथ तो कंफर्टेबल नहीं है, और आपको पता है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो CPEC के साथ कंफर्टेबल नहीं है। जब वो CPEC के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो वो CPEC को नाकाम करने की भी कोशिश करेंगे, मिलिटेंसी भी वहाँ पे कराएंगे, उसके अगेंस्ट एक जो एक सोशल मनूवर है या उसके अगेंस्ट एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो भी उसके अगेंस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स का तो आपको पता है कि गवादर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और इंटरनेशनल प्लेयर्स के उसको रूल आउट नहीं करता। यानी CPEC का एक किरदार है इस मामले में। डेफिनेटली जब जब बलूचिस्तान तरक्की करेगा, ये मेरी सुन लें, चाहे वो CPEC की शक्ल में करे, चाहे वो कच्ची कैनाल की शक्ल में करे, चाहे वो मोटरवेज़ की शक्ल में करे, अल्लाह करे कि कभी हमें कोई मोटरवे मिल जाए। हमारी तो ये डिमांड है फेडरल गवर्नमेंट से कि चारों प्रोविंसेस जो हैं वो मोटरवेज़ को एंजॉय कर रहे हैं। वी ऑल्सो डिज़र्व एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स, और ये हम कह रहे हैं, मैं बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से आपके तौसत से भी कह रहा हूँ कि वी डिज़र्व 10 किलोमीटर्स, नॉट मोर देन दैट। तो एटलीस्ट वो तो कर देना। तो वो जब जब तरक्की आएगी, जो पाकिस्तान का दुश्मन होगा, क्योंकि बलूचिस्तान तरक्की याफ्ता जो है वो किसको सूट नहीं करता? मुझे तो सूट करता है कि बलूचिस्तान तरक्की करे, उनको सूट नहीं करता जो वो जो उन फ्रैजिलिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बलूचिस्तान जब तरक्की करेगा वो लोग अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन एक एतराज़ ये भी है मकरान के लोगों और बिलखसूस गवादर के लोगों की तरफ से कि उनकी ज़मीनें बाहर के लोग आके कब्ज़ा कर रहे हैं, और आखिर में वो कहते हैं कि हम अक़लियत में हो जाएंगे। देखिए, एक तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना है। मेरा और आपका घर है इस्लामाबाद में, तो हमें किसी ने रोका है? क्या आप आए हैं मर्दान से और घर बना लिए, मैंने डेरा बुगटी से आके घर बना लिए? तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रोकता। लेकिन ये कहना कि कब्ज़ा करना, ये तो कब्ज़ा तो नहीं है। लोग आते हैं, कारोबार करते हैं, उसमें बलूचिस्तान के लोग भी कारोबार कर रहे हैं, कराची के लोग भी कर रहे हैं, पेशावर के लोग भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग जो है वो लाहौर में कितना कारोबार कर रहे हैं? कराची में बलोचों की ज़्यादा तादाद सिंध में बलूचिस्तान से। आज सदर पाकिस्तान एक बलोच है। तो कहने का मतलब है कि यही तो पाकिस्तान की खूबसूरती है। लोग आएँ, अपना बिज़नेस करें। कब्ज़ा का तो मैंने आज तक नहीं सुना है कि किसी ने, कोई बाहर से आके किसी ने कब्ज़ा कर लिया। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, आपने फरमाया कि सदर एक बलोच है, तो वो बलोच सदर जाके वो ग्रैंड डायलॉग में या ग्रैंड रिकन्सिलिएशन में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल जमातों के साथ तो उनका एक किरदार है और हमेशा रहेगा। वो डॉक्टर मालिक बलोच साहब के साथ मिलते हैं, वो BNP मैंगल के साथ उनके मरासम हैं, और आपको पता है कि वो रिकन्सिलिएशन के बादशाह हैं। लेकिन यहाँ पर वो ख़ुद भी ज़ाहिर है कि किरदार क्या अदा कर सकते हैं कि जिन्होंने बंदूक उठाई हुई है, तो बंदूक उठाने वाले के साथ मुज़ाकरात किस बात पे होंगे, कैसे होंगे,
मेरी समझ से नहीं, तो ये गलत है। हुआ है कि कोई अल्लाह नज़र के पास गया हो, कोई उस दूसरे के पास गया हो और उन्होंने मुज़ाकरात करने से इनकार किया हो? सिर्फ डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने अपने टाइम पे कोशिश की थी और उनके जो रब्ता हुआ था वो इब्राहिम दग बुगटी साहब से हुआ था। ठीक। और इब्राहिम दग बुगटी साहब वापस आना भी चाहते थे और अगर आज भी आना चाहें, और उनके शरायत क्या थी वो डॉक्टर मालिक साहब को मालूम है, लेकिन ज़ाहिर है जो हमें मालूम है वो डॉक्टर साहब उसको पब्लिकली कहें या ना कहें। क्या उनके आने से ये जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि बलूचिस्तान में फ़र्क पड़ेगा दहशतगर्दी में, आंसर इज़ नो। वाई? 25 अगस्त या 26 अगस्त में क्या हुआ था? नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब की बरसी थी। डेरा बुगटी में तो एक पटाखा भी नहीं बजा। तो बाकी बलूचिस्तान में क्या हुआ? इसका मतलब है कि उनकी जो नवाब अकबर ख़ान की जो लेगेसी थी, जो इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की तो यही लेगेसी, लीडरशिप मुनज़्ज़म करवाती है उन तकरीबी कार्रवाइयों को। तो अगर वो लीडरशिप आके हुकूमत के साथ उनकी मुफाहमत हो जाए तो नवाब देखें लीडरशिप कौन है, एक बंदा तो नहीं है। फ़र्ज़ करें कि मैंने आपसे आज कहा कि नवाब इब्राहिम दग बुगटी साहब, सॉरी नवाबज़ादा इब्राहिम दग बुगटी साहब वापस आते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा कहीं डेरा बुगटी से बाहर? आंसर इज़ नो, बिकॉज उनका इन्फ्लुएंस नहीं है वहाँ पर। तो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को समझें। लेकिन अगर सब आते हैं, सब आएंगे, नजर भी आते हैं, भाई इससे जावेद खूबसूरत मंगल बात भी क्या हो आते सकती है हैं, सलीम तो भाई? फिर उस सूरत में तो अमन सलीम भाई आएगा ना। इससे खूबसूरत बात तो कोई हो ही नहीं सकती है कि अगर सारे लोग वापस आ जाएं। वो लोग आना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू टॉक, दे डोंट वांट टू सिट विद यू। वो कहते हैं हम बंदूक के ज़ोर पे बलूचिस्तान को तोड़ेंगे। और फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो लोग, अब अला नज़र का तो एक वीडियो चल रहा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें वो कहता है कि मुज़ाकरात तो है विद द बैरल ऑफ गन। वो तो कहते हैं मुज़ाकरात मुझसे करने विद द बैरल ऑफ गन करो, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। सलीम भाई ये फैसला बैटलफील्ड में होना है। बहुत शुक्रिया जनाब मीर सरफराज बुगटी साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, इस तवक्को के साथ और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि बलूचिस्तान भी बाकी पाकिस्तान के साथ अमन का, खुशहाली का और तरक्की का गहवारा बने, आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।